ओबीसी साहित्य का मामला, जैसे केदार जी ने बताया कि बहुत ज़्यादा विवाद पैदा करेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा, हीट पैदा करेगा। इसका अंदाज़ा आप लोग को हो रहा होगा, क्योंकि दलित साहित्य की जब महाराष्ट्र में शुरुआत होती है तो उसको लेकर आमतौर पर आलोचना होती है, निंदा होती है, खास करके क्योंकि वो आत्मकथात्मक साहित्य से शुरू होता है। दलितों ने जीवन में जो जिया है उसको वो पहली बार बताना शुरू करते हैं। ये उसका फॉर्मेट आप देखेंगे, शरण कुमार लिम्बाले से लेकर वो सारी रचनाओं को आप देखेंगे तो पहली बार उन्होंने भारतीय समाज के उस पक्ष को, जिस पर जो है सबको मालूम था, लेकिन वो एक इंप्रेशन मैनेजमेंट की वजह से बहुत खुलकर सामने नहीं आ रहा था। लोगों को पता नहीं चल रहा था कि ये जो समाज के नीचे करार दी गई जातियां हैं, इनका जीवन कैसा है, इसके बारे में लोगों को अंदाजा नहीं था। एक तरह से एक जिसको आप कह सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज थी कि भारतीय समाज ठीक ठाक है, सबके पास अपने अपने लेयर्स में सबके पास अपना अपना काम है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसको साहित्य में एक तरह से बताने का काम दलित साहित्य ने करना शुरू किया और उन्होंने अपने भोगे हुए यथार्थ को, अपने जीवन को लोगों के सामने खोल कर रखना शुरू किया। उसमें वो जो उनको गालियां दी जा रही थी, जो वो काम कर रहे थे, जो जिन गंदगियों के बीच में वो रह रहे थे, इसको उन्होंने बताना शुरू किया। तो उसकी एक वैचारिकी भी बनी। वो आप उसको पीछे जाएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर अब एक पूरा उनकी एक स्पष्ट वैचारिकी है कि दलित साहित्य क्या होगा। इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन नहीं है कि वो दलित अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन अनुभव के बारे में समाज के साथ डायलॉग करते हुए जो बात बताएगा वो दलित साहित्य है। ये एक उनका क्लियर कट उनका एक डिमार्केशन है। यही स्थिति आदिवासी साहित्य के बारे में भी है कि आदिवासी साहित्य की बात जब होना वो शुरू होती है, वो भी एक अलग तरह के स्पेस में है। हिंदी में भी वो लोग लिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आदिवासी साहित्य का एक स्पेस अलग से बन गया है। उसको क्या है, इसको बहुत डिफाइन करने की को लेकर बहुत स्ट्रगल नहीं था, बहुत संघर्ष नहीं था कि आदिवासी साहित्य क्या है। तो दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य के बारे में आप पाएंगे, जो मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि साहित्य को मैं एक पेरिफेरियल विषय के रूप में ही देख रहा हूँ, मैं बाहर से एक ऑब्जर्वर के तौर पे देख रहा हूँ। मुझे आप लोग करेक्ट भी करें कि मैं इस तरह से ठीक देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ। तो हिंदी साहित्य के अंदर में या भारतीय साहित्य के अंदर में दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य के लिए एक समाजशास्त्रीय वैचारिकी के हिसाब से भी एक स्पेस था, जिस स्पेस पर ये इन्होंने अपनी जगह बना लिया। आज की तारीख में दिल्ली शहर के अंदर में ही कम से कम दलित लेखकों के 3 संगठन आपस में संघर्ष कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब वो स्पेस है, मतलब उस स्पेस में बहुत सारे संगठन हैं, उनके सम्मेलन होते हैं, उनके पुरस्कार देने की व्यवस्था है। एक संस्थागत रूप से दलित साहित्य आज की तारीख में स्थापित है। मुझे नहीं मालूम कि इस समय कितनी पीएचडी इस समय दलित साहित्य पर हो रही हो। मोटे तौर पे मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि दिल्ली शहर के अंदर में ही कम से कम इस समय भी 100 से कम पीएचडी नहीं हो रही होंगी दलित साहित्य पर। तो दलित साहित्य की स्थापना एक तरह से वो हो चुकी है। आदिवासी साहित्य की भी स्थापना हो चुकी है, उस पर बहुत सारा काम है। उनके अलग से वो पुस्तक मेला तक लगा लेते हैं कि आदिवासी पुस्तक मेला भी होता है और उसमें बड़ी संख्या में आदिवासी जो रचनाएं हैं उसको लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको बात करते हैं। अब अभी तक जिसको हम लोग भारतीय साहित्य कहते रहे या हिंदी साहित्य कहते रहे या अलग अलग भाषाओं के साहित्य कहते रहे, इसके अंदर कुछ समस्याएं हैं। मुझे लगता है कि वहां पर अब एक और स्पेस बन रहा है। अभी तक का हिंदी साहित्य और उसके खास करके आलोचना और समीक्षा वाला जो स्पेस है, वो आमतौर पर मैं उसके लिए इस असल में इस पूरी आलोचना जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस मीमांसा के स्पेस में आप जा रहे हैं, इसके सारे शब्दावली भी अभी बननी है, इसके सारी परिभाषाएं भी बननी है। इसके लिए क्या स्पेस यूज किया जाए। जैसे आप रामचंद्र शुक्ल से लेकर हिंदी के आलोचकों और समीक्षकों की जो पूरी कतार है, इसको हम क्या कहें। ये जाति से ब्राह्मण एक दूसरी बात है, लेकिन वो वैचारिकी में वो क्या है, इसकी अगर बात करें तो शायद मैं अभी ठोस नहीं कर रहा हूँ, स्थिर नहीं कर रहा हूँ उन शब्दों को, लेकिन एक शब्द में इस्तेमाल करना चाहूंगा कि वो एक जातिवादी ब्राह्मणवादी स्पेस में वो आलोचना हो रही है
और रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास जो मैंने पलट कर देखा, पूरा मैंने उस तरह से नहीं पढ़ा क्योंकि मैं उसका विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन वो आमतौर पर सबकी जाति का जिक्र वो कर रहे हैं अपने सारे, जो जिस साहित्यकार का भी जिक्र कर रहे हैं उसमें उसकी जाति का जिक्र कर रहे हैं। आमतौर पर वो कुलीन XYZ परिवार से थे, इस तरह से ही वो इस लोकेशन को तय किए बगैर, इस बिंदु को निर्धारित किए बगैर वो किसी साहित्यकार के साहित्य की मीमांसा नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से कबीर एक प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए, कबीर एक समस्या है, कबीर की जाति वो निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि कबीर क्या है। तो इसको लेकर तमाम तरह की कहानियां कि वो ब्राह्मणी ने नदी में फेंक दिया और चमत्कारिक ढंग से पैदा हुए, तमाम तरह का की चीजें वो लाने की कोशिश करते हैं। कबीर को कहाँ लोकेट करें, उनकी समस्या है। अभी अगर अभी तक का जो मुख्य धारा का साहित्य है, अगर इसका मीमांसा शास्त्र या इसकी आलोचना या इसकी समीक्षा जो लोग कर रहे हैं, वो अगर अभी तक ब्राह्मणवादी लोकेशन से होती रही है और इसके प्रतिरोध में अगर दलित और आदिवासी साहित्य ने अपना अलग खेमा गाड़ लिया है, तो सवाल उठता है कि क्या अब इस देश में लगभग अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन आमतौर पर 52 से 60% के बीच का आंकड़ा बनता है इस देश में ओबीसीज का, इतनी संख्या ओबीसीज की है। तो अगर इनकी आवाज मुख्य धारा के साहित्य में, खास करके आलोचना, समीक्षा और मीमांसा के क्षेत्र में अगर इनको स्पेस नहीं मिला है, तो क्या स्पेस है? मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए और यहीं पर शायद वो रास्ता निकलेगा। और अगर ये हो जाता है, जैसे एक शब्द अभी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर केदार मंडल ने, कि क्या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इस गोष्ठी का विषय क्या ये नहीं हो सकता है कि बहुजन साहित्य की अवधारणा? मुझे लगता है कि यहाँ एक समस्या है। अगर हम दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य के साथ ओबीसी साहित्य नहीं बनाएंगे, तो फिर बहुजन साहित्य नहीं हो पाएगा। फिर एक मुख्यधारा का साहित्य होगा, एक दलित और आदिवासी साहित्य होगा, और दलित और आदिवासी साहित्य सम्मेलनों का जो साझा सम्मेलन होगा वो बहुजन साहित्य बन जाएगा। तो ओबीसी का जो साहित्य है, वो साहित्य शायद अलग स्पेस मांग रहा है। मुझे पक्का यकीन नहीं है कि वो मांग कितनी मजबूत है, लेकिन पहली बार अगर दिल्ली शहर में इस बात पर बातचीत हो रही है कि क्या ओबीसी साहित्य की कोई संभावना है, तो इसका स्पेस कहीं ना कहीं मुख्यधारा के साहित्य ने खड़ा कर दिया। वो जगह वो नहीं दे रहे हैं, वो जगह जो उनको मिलनी चाहिए, जो उनका प्राप्य है, जो उनको वो जहाँ पर उनको पहुँचना चाहिए, शायद वो नहीं पहुँच रहे हैं, वो जगह नहीं मिल रही है। वहाँ पर ये एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि क्या ओबीसी साहित्य इसका नाम हो, तो ओबीसी कितनी पुरानी अवधारणा है? क्या ये अवधारणा स्थिर हो चुकी है? क्या ये ठहर चुका है? क्या इसकी परिभाषा बनाई जा सकती है साहित्य के संदर्भ में? देखिए, 2016 में इस गोष्ठी को होने का महत्व इसलिए है क्योंकि केंद्रीय स्तर पर ओबीसी की अवधारणा एक नई अवधारणा है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 ये कहता है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक आयोग बनेगा जो इसके उत्थान के उपाय सुझाएगा। लेकिन ओबीसी की अवधारणा राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से, आप जैसे आप इस समय कहीं भी जाएंगे, किसी भी एजुकेशन स्पेस में जाएंगे, आप इस कॉलेज का भी आंकड़ा देखेंगे तो करीब आप इस हॉल के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन पूरे कॉलेज का आंकड़ा देखेंगे तो 1/3 के आसपास स्टूडेंट यहाँ पर ओबीसी के मिल जाएंगे। हर तीसरा स्टूडेंट आपको ओबीसी का यहाँ पर आपको मौजूद होगा। जेएनयू जैसी जगह में भी लगभग ये स्थिति है, क्योंकि 27% आरक्षण है और कुछ वो उसमें से ओबीसी में से कुछ क्रीमी लेयर ओबीसी हैं, वो अपना स्पेस लेते हैं और कुछ लोग मेरिट में आ जाते हैं तो वो आ जाते हैं। तो ये करीब 30 से 35% संख्या ओबीसी की बन जाती है इस भारत में। हर शिक्षा संस्थान का सच यही है। तो ये असल में जो 1991 में मंडल कमीशन लागू होने की घोषणा होती है, 90-91 में जो वीपी सिंह की सरकार आती है उस समय ये घोषणा होती है। उससे पहले वो 1977 में जो मोरारजी भाई की सरकार बनती है उसमें मंडल कमीशन आता है। और इससे पहले राज्यों में ओबीसी थे, पिछड़ी जातियों का आरक्षण था, लेकिन केंद्रीय स्तर पर दिल्ली जैसे शहरों में ओबीसी की बात होना शुरू होती है जाकर मंडल कमीशन के बाद। तो इसलिए ये बहुत देर नहीं है। आप देखेंगे कि हालांकि जो इस देश का बहुजन आंदोलन है इसके बहुत सारे नायक ओबीसी के हैं। आप महात्मा फुले की बात करें, सावित्रीबाई फुले की बात करें, साहू जी महाराज की बात करें,
कबीर का भी अगर आप उनका जेनेसिस अगर आप जुलाहा ढूंढते हैं तो उस हिसाब से वो आप उसको ओबीसी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये बहुजन स्पेस के अंदर में ओबीसी विचारकों की और महापुरुषों की लंबी कतार है, ढेर सारे, नारायण गुरु से लेकर आप पूरी कतार देख सकते हैं। और इन सबका परिचय एक तरह से भारत में आप देखेंगे तो बामसेफ के द्वारा और फिर मान्यवर काशीराम के द्वारा ये नॉर्थ तक पहुंचते हैं। ये सारे एक समय तक राज्यों के आइकन्स हुआ करते थे कि नारायण गुरु की बात किसी दक्षिण के कोने में हो रही है, पेरियार की बात तमिलनाडु में हो रही है, फुले या साहू की बात महाराष्ट्र में हो रही है। यहाँ से इनका अखिल भारतीयकरण जो होना शुरू होता है ये आप पाएंगे 70s के बाद और 80 के बाद। ये बामसेफ के पोस्टर्स में आप इनकी तस्वीर देखने लगेंगे तो लोग अभी तक जब साहू जी महाराज के नाम पर एक यूनिवर्सिटी रखी जाती है तो ओबीसी के लोग भी पूछते हैं कि साहू जी महाराज कौन है। तो ये लेकिन अब धीरे धीरे ये स्थिति बदल रही है। फुले महाराज, महात्मा फुले का तो एक तरह से अखिल भारतीयकरण हो चुका है। आज की तारीख में स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी भी ज्योतिबा फुले की जयंती पर सुबह सुबह ट्वीट करके बधाई देते हैं, सावित्रीबाई फुले की जयंती पर भी वो बधाई दे रहे हैं। तो इन आइकन्स का अखिल भारतीयकरण हुआ है ओबीसी का। लेकिन अभी तक क्या यही बात जो राजनीति में है या समाज में है, क्या यही बात साहित्य में है? क्या साहित्य में भी ओबीसी आइकन्स की बात ओबीसी पहचान के साथ होनी शुरू हुई है? क्या रेणु के साहित्य को इस दृष्टि से देखा गया है कि क्या ओबीसी होने की वजह से या किसान जाति के होने की वजह से वैसा लिख पाए हैं? अभी ये सारे सवाल मुझे लगता है कि जब हल होंगे तो इसकी वैचारिकी बनेगी। आज की तारीख में इसकी एक शुरुआत हुई है, इस पर बात होने की शुरुआत हुई है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि महाराष्ट्र में ओबीसी साहित्य सम्मेलन है, ओबीसी साहित्य पर वहाँ पर वो गोष्ठियाँ करते हैं, बात कर रहे हैं। ये स्थिति एक हद तक तमिलनाडु कर्नाटक तक में भी आपको मिलेगी कि ओबीसी के लोग आपस में बातचीत करने लगे हैं। ये स्थिति उत्तर भारत में आज की तारीख में आप पाएंगे कि नहीं है। इसलिए अगर मुझे नहीं मालूम कि आपको गाली वो क्यों दे रहे थे, लेकिन हो सकता है कि चिंता हो कि अगर हिंदी साहित्य के पूरे कमरे के बीच से दलित साहित्य ने अपना अलग खेमा बना लिया है और बहुत मजबूत खेमा बना लिया। इस समय दलित साहित्य जितना लिखा और पढ़ा जा रहा है वो शायद बाकी हिंदी साहित्य के वजन के बराबर का वजन हो चुका है। संख्या उनके लेखकों की होता है कम हो, लेकिन उनका साहित्य बहुत ज्यादा पढ़ा जा रहा है। आप किसी भी, जैसे आप 14 अप्रैल को संसद भवन के सामने जब बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है तो आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में किताबें वहाँ सड़क पर रखी हुई हैं जो बेची जा रही हैं। उनको बामसेफ का कोई सम्मेलन हो रहा होगा तो उसके बाहर आपको किताबें लोग लेते हुए पढ़ते हुए, लोग घरों में बाबा साहब के वॉल्यूम्स, फुले रचनावली, ये सब कुछ सम्मान के साथ लोगों ने उनको अपने ड्राइंग रूम में सजाना शुरू कर दिया है। ये गर्व का एहसास करना शुरू कर दिया है। ये स्थिति आज की तारीख में आप पाएंगे कि ओबीसी साहित्य के साथ आज नहीं है। ओबीसी पहली बार तो ओबीसी खुद को मानना शुरू किया है रिजर्वेशन के बाद, वरना वो कुर्मी क्षत्रिय महासभाएं थी, कुशवाहा क्षत्रिय महासभाएं थी, यदुवंशी क्षत्रिय थे। तो सारी ओबीसी जातियां अपने मूल में कहीं ना कहीं किसी क्षत्रिय होने के एहसास के साथ स्पेस नहीं मिल रहा था उनको। ऐसा नहीं था कि वो राजकाज, एकेडमिक्स, जुडिशरी कहीं पर वो थे नहीं, आज भी नहीं है। आज भी अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज में 12% ओबीसीज हैं। तो और ऊपर जाते जाएंगे तो और कम होता जाएगा। सेक्रेटरी लेवल पर हो सकता है कि इस समय भारत के 88 सेक्रेटरीज में 1 या 2 ओबीसी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो स्पेसेस नहीं है, लेकिन गर्व का एक झूठे गर्व का एहसास भी है। तो क्या आज की तारीख में हम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं कि ओबीसी साहित्य जैसी कोई चीज हो सकती है? और ये रेजिस्टेंस जो आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है कि अगर दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य के बाद ओबीसी साहित्य ने अपना अलग खेमा गाड़ लिया, अलग अपनी पहचान बना ली, तो फिर बचा हुआ जो साहित्य होगा उसको भी कोई नाम देना पड़ेगा। आज उसका नाम हिंदी साहित्य है, कल उसका नाम हिंदी साहित्य नहीं रह जाएगा। जैसे ही अगर एससी साहित्य, एसटी साहित्य, ओबीसी साहित्य तीनों के स्पेसेस बन गए तो ये साहित्य दरअसल उस नाम से जाना जाएगा जो साहित्य वो है। वो ब्राह्मणवादी साहित्य की उनकी पहचान, एक डिमार्केशन शायद हो जाएगी। मुझे लगता है डर यहाँ से है, गाली वहां से आ रही है। ये जैसे ही अगर ऐसा होता है, मतलब आज की तारीख में भविष्य की पूरी ट्रैजेक्टरी
हमें से कोई नहीं जानता है कि साहित्य की क्या दिशा आगे आने वाले समय में होने वाली है। लेकिन इस जो अनागत का भय है कि शायद ये ऐसा होगा कि शायद अगर इस बारे में ओबीसी साहित्य जैसी कोई चीज बन गई तो शायद समस्याएं खड़ी होंगी। और देखिए ओबीसी साहित्य उस तरह से पहचान के साथ आज की तारीख में नहीं है, लेकिन ओबीसी जातियों की मेरी जानकारी में कम से कम 500 से ज्यादा पत्रिकाएं हैं। उसमें आप तमाम जातियों की अपनी अपनी पत्रिकाएं हैं जो अपनी जाति के सवाल उठाते हैं, अपनी जाति के लास्ट में 2 पेज में मैट्रिमोनियल भी छाप लेते हैं, अपनी जाति के झूठे सच्चे आइकन्स की तारीफ भी कर लेते हैं। तो एक कहीं ना कहीं वो गुंजाइश है, वो स्पेस है जहाँ पर बातचीत होने लगी है। इनका क्या आने वाले समय में क्या ऐसा होगा कि ओबीसी पत्रिकाओं के संपादकों का सम्मेलन होगा? क्या पहली बार ये सारी जातियां अपनी पत्रिकाओं में अपनी जाति के अलावा क्या वो ओबीसी के इशूज उठाने लगेंगे? क्या ये ओबीसी पत्रिकाएं और दलित पत्रिकाएं और आदिवासी पत्रिकाओं के संपादकों का जब कोई सम्मेलन होगा तो क्या वो एक बहुजन सवालों को उठाने लगेंगे? क्या भारत को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने के सवालों को उठाने लगेंगे? ये सारे सवाल मुझे लगता है कि भविष्य के गर्भ में है। ये सारी जातियां अपनी पहचान के साथ अगर खड़ी हैं तो मुझे इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा दोष नहीं दिखता है, क्योंकि ये पहचान उनको दी गई है। ये उन्होंने अपनी चुना नहीं है कि उनको ये उनकी पहचान हो। तो इन पहचानों के साथ अगर ये थोड़ा सा ब्रॉड स्पेस हो जाता है, कल को अगर यादव शक्ति पत्रिका और कुर्मी क्षत्रिय पत्रिका के संपादक आपस में मिलते हैं और ये तय करते हैं कि आरक्षण पे हमला हो रहा है तो हम लोग कम से कम एक लेख आरक्षण के पक्ष में भी छाप लेना चाहिए, या इस बारे में लेख छापना चाहिए कि जुडिशरी में भी क्या आरक्षण होना चाहिए, या इस तरह की जाति पत्रिकाओं के लोग मिलकर आपस में तय करें कि प्राइवेट सेक्टर में भी क्या आरक्षण होना चाहिए। इस तरह के सवाल अगर आपस में ये बात करने लगे तो इससे शायद कोई रास्ते खुलेंगे। मतलब इसमें संभावनाएं मुझे दिखती हैं। इसमें भारतीय समाज के लोकतांत्रिक बनने के, समाज के हर हिस्से के राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के रास्ते खुलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये संभावनाओं का समय है बहुत। आप भारतीय पूरे इतिहास में 2, 2.5, 3 हजार या 5 हजार साल के इतिहास का, मुझे लगता है कम से कम 2-2.5 हजार साल के इतिहास का सबसे अच्छे समय में हम लोग हैं। इतनी संख्या में SC, ST, OBC और लड़कियों के पढ़ने का भारतीय इतिहास का पहला मौका है। भारतीय इतिहास में आप पीछे जाएंगे तो ये संख्याएं, जैसे आप अगर 60 चले जाएंगे तो लड़कियों की संख्या आधी हो जाएगी, थोड़ा और पीछे चले जाएंगे तो लड़कियों की संख्या इस तरह के समारोह में शून्य हो जाएगी। लड़कियों का पहला स्कूल 1848 में इस देश में खुलता है। आप समझिए कि माने इस देश ने वहां से आज क्या प्रगति की है। भारत में दिल्ली शहर में ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बड़ी संख्या में है जहां लड़कियों की संख्या 60-70% हो गई है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी कई बार आपको लड़कियों की यूनिवर्सिटी होने का भ्रम पैदा करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के क्लासरूम मैंने देखे हैं जहाँ पर 60 लोगों में 50 लड़कियां हैं। तो ये पूरा एक बहुत शानदार समय हम लोगों ने इस समय में तय किया है। तो अभी नहीं, ये स्थितियां सचमुच, मतलब ये भारतीय समाज का अगर ये स्वर्ण काल नहीं है, इससे पहले कौन सा स्वर्ण काल? इससे पहले स्वर्ण काल तो रहा होगा। स्वर्ण काल तो यही है, मुझे लगता है कि और इससे अच्छा होना चाहिए, जाहिर है। मतलब ये कोई अल्टीमेट गोल नहीं है। तो ऐसे समय में अगर साहित्य की इन पहचानों को, इन सारी जातियों की अपनी अपनी पहचान के साथ निकाली जाने वाली पत्रिका और साहित्य सम्मेलनों को अगर जोड़कर एक ओबीसी साहित्य का सम्मेलन बन जाता है, एक ओबीसी साहित्य सभाएं बन जाती हैं, तो इन जातियों की पहचान भी शायद थोड़ी कमजोर होगी और भारतीय राष्ट्र निर्माण में इन सारी जातियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। 6000 जातियों का 4 वर्गों में बन जाना, ये भारतीय संविधान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय संविधान ने इस देश की 6000 जातियों को मोटे तौर पर 4 वर्गों में बांट दिया है। तो ये प्रक्रिया अगर साहित्य में भी आगे आने वाले समय में होती है तो एक मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी के रूप में आप सब लोग जो कुछ कर रहे हैं उस पर हम जैसे लोग नजर रखेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे और उसके बारे में लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।